नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है 9 से लेकर 12 तक का टॉप क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। उन्हीं के साथ पला बड़ा मैं, उनके आसपास रहने वाला आपका मैथ्स मेंटर राहुल, और हम कर रहे हैं क्लास 9th के 12th चैप्टर का आज शुभारंभ, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाला चैप्टर है ये। इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखने और आपका काम हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए, जब भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई डेटा होता है, अगर उसको ढंग से रिप्रेजेंट ना किया जाए, ठीक है, ग्राफ के सहारे या फिर टेबल के सहारे या फिर किसी और आप कह सकते हो टूल्स के थ्रू, तो वो डेटा किसी काम का नहीं रह जाता जब तक उसको अच्छे से प्रेजेंट ना किया जाए। उदाहरण के तौर पे, यदि मैं गणित का टीचर हूं, लेकिन अगर मैं आप तक गणित का ज्ञान अच्छे से नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो फिर दिक्कत होगी, है कि नहीं। मेरे पास ज्ञान है, आपको वहां से आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, लेकिन वो अगर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं होगा तो फिर चीजें अच्छे से कवर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छे से, और वही हम आज सीखने वाले हैं। और उसी पे बेस एक्सरसाइज है 12.1, उसको कवर करेंगे। फिर समरी को देखते हुए इस चैप्टर को एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए आसानी से। चलिए, तो इसी के साथ अपन करते हैं अपने सफ़र को शुरू। सबसे पहले यहाँ पे देखो बात क्या होगी कि रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, अगर हम रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें यहाँ पे, तो पहले कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं। हाँ, चलिए ये वाला। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय टेबल्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय टेबल्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया है ठीक है। नाउ लेट अस टर्न अटेंशन टू अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे आप ग्राफ के सहारे, चित्र के सहारे, एक किसी तस्वीर के सहारे कहानी को बयां करने के लिए यहां पे यूज करते हैं। और वो एक तस्वीर, वो एक चित्र, वो एक ग्राफ हजारों कहे गए शब्दों से क्या है, बेटर हो जाता है कई बार, ठीक है। यूजुअली comparisons among the individual items are best shown by the means of graph। जब आपको कंपैरिजन करना हो, ठीक है, इंडिविजुअल आइटम्स के बीच में, तो ग्राफ एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं, जहां पे आप इजीली कंपेयर कर पाते हो। द रिप्रेजेंटेशन देन बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड देन द एक्चुअल डेटा। इस केस में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इजी अंडरस्टैंड हो जाता है, इजीली अपना मैसेज कन्वे कर पाता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल डेटा। वी शैल स्टडी द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दिस सेक्शन। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अपने इस सेक्शन में कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले बार ग्राफ के बारे में, हम पढ़ने वाले हिस्टोग्राम के बारे में, जिसके अंदर दो आते हैं, एक आता है यूनिफॉर्म विड्थ और एक आता है वैरीड विड्थ। दोनों अपन यहाँ पे कवर करेंगे, और फिर एक पढ़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में। तो ये तीन टूल्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गई बात क्लियर। अब देखो बात समझना है, यहाँ पे बार ग्राफ के बारे में जरा सा थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये हम वैसे पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा और इस पे एक क्विक रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। इन अर्लियर क्लासेस, मतलब पुरानी क्लासेस में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है और बनाया है किसको, बार ग्राफ को। तो बार ग्राफ कोई नई चीज नहीं है जो कि आप यहाँ पे बना रहे हो, वो आप पहले ही पढ़ चुके हो और बना चुके हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। हेयर वी शैल डिस्कस देम थ्रू अ मोर फॉर्मल अप्रोच। अब हम उसको थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करके यहां से आगे बढ़ेंगे। रिकॉल दैट अ बार ग्राफ, अब बार ग्राफ की परिभाषा क्या है भैया, तो बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक चित्र के रूप में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, डेटा को, ठीक है, विथ यूजुअली यूनिफॉर्म बार्स, यूजुअली बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन वन एक्सिस। कैसे बनाते हैं आप यहाँ पे बार ग्राफ, ये आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करते हैं इक्वल स्पेसिंग के साथ, और एक एक्सिस पे सबको लेके चलते हैं, सारे एक्स एक्सिस पे ही बनते हैं, ठीक है। डिपिक्टिंग द वेरिएबल,
द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर शोन ऑन द अदर एक्सिस वाई एक्सिस एंड द हाइट ऑफ द बार डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। कुछ इस प्रकार, जहां पे यहाँ पे x में जो था आपने रखा यहाँ पे किस चीज को, यहाँ पे आपने रखा उसको किसी एक एक्सिस पे हमारे किसको क्या कहते हैं उसको अपन जो भी चीज हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको, जैसे यहाँ मंथ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो आ गया x एक्सिस पे, y एक्सिस पे उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को डिपिक्ट करने के लिए हमने अलग अलग यहाँ पे रख दिए नंबर्स जो कि डिपिक्ट कर रहे हैं किस मंथ में कितना कोई भी चीज हुआ। इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 students were asked about the month of their birth and the following graph was prepared for data through obtained। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि मई के महीने में 5 लोगों का बर्थडे है, ठीक है, अप्रैल में 2 का है, कौन सा महीना ये भैया, जून में 1 व्यक्ति का है। तो इस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसमें कि 40 विद्यार्थियों के बारे में जानकारी थी उसे मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब हम सब ने ग्राफ बनाने वालों ने एक ग्राफ के सहारे उस सुंदर सी कहानी को बयां कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लिख देता या महीने लिख देता 40 बच्चों के तो वो कोई सेंस नहीं क्रिएट करते, पर ये एक अच्छा डिसेंट इमेज क्रिएट कर रहा है जिससे कि बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर मेरे पास ये रॉ डेटा होता तो मुझे 40 बच्चों में काउंट करने पड़ते कितनों का बर्थडे आ रहा है नवंबर में, पर यहाँ पे अगर मैं देखूं नंबर वाला जो बार है वो 4 पे जाके हिट कर रहा है तो 4 होगा इसका आंसर, है ना। तो पहले वाले सवाल का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैंने इंफॉर्मेशन भी बता दी और मैंने सवालों का जवाब भी दे दिया अच्छे से। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न, सबसे ज्यादा कौन से महीने में थे। तो सबसे बड़ा ग्राफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो है अगस्त का, जिसमें 6 बच्चे हैं जिनका बर्थडे आता है अगस्त में। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होना चाहिए, हमारा जवाब होना चाहिए अगस्त। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता सर, अदरवाइज हमें उस टेबल में काउंट करना पड़ता किस महीने में कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, उसके बाद ही हम यहाँ पे वैल्यूएशन कर पाते रॉ डेटा का। पर इस ग्राफ के सहारे ये दोनों क्वेश्चंस हमने बहुत इजीली आंसर कर दिए एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्राफ, ठीक है, जहां पे आप बहुत कम आप कह सकते हो एफर्ट्स के साथ इजीली किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। चलिए यहां देखिए, एक फैमिली है जिसकी मंथली इनकम 20,000 है और वो कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया कि ग्रोसरी में 4, रेंट में 5, एजुकेशन में 5, मेडिसिन में 2, फ्यूल में 2, एंटरटेनमेंट में 1 और मिसलेनियस में 1, ठीक है। इसका अगर आप बार ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो ये देखो ये आपको यहाँ पे बोला गया है। तो आप क्या करोगे सर, अगर हमें इसका बार ग्राफ बनाना है तो बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करेंगे हम यहाँ पे 2 एक्सिस बनाएंगे, ठीक बात है भैया। एक बनेगी अपनी वाई एक्सिस, है ना, और एक बनेगा आपका एक्स एक्सिस। तो ये आपने वाई एक्सिस बना दी, ठीक है, और यहाँ पे इसी के परपेंडिकुलर आपने बना दिया एक्स एक्सिस को। कोशिश करना है कि भैया परपेंडिकुलर बने, आपको इसमें गलत टेढ़ा नहीं बनाना है वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखो मेरे पास जितने रिसोर्सेज है मैं उसके हिसाब से करता हूँ। अब इसके बाद देखो आपकी वैल्यू 4, 5, 5, 2, 2, 1, 1, तो कुल मिला के अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो वी आर गोइंग हार्डली अबव 5, है ना। तो यहाँ पे अगर ये 0 है मान लो, तो इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे हम ले लेंगे, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे हम कुछ निशान लगाने के लिए, ताकि हम बिल्कुल सटीक एकदम जानकारी दें। क्या करेंगे सर, ऐसे बॉक्सेस जैसे बना लो जो कि आपका काम इजीली कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, या फिर एक काम करो ऐसे एक लाइन यूज कर लेते हैं फॉर हेल्प, है ना, ऐसे करके हर एक, चलिए ये हमने यहाँ पे यूज करना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर एक इस पे एक एक बना दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1, 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3, तो ये 2, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, तो ये आ गया 3, 1, 2, 3, तो ये आ गया, यहाँ पे देखो आ गया 4, और फिर 1, 4 है भैया। उसके बाद फिर अपन करेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, है ना, तो 2 छोड़ के, तो 1, 2, ये मान लो यहाँ कहीं आएगा 5, रफली थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, मान लो यहाँ कहीं आएगा 5, ठीक है ना। तो चलिए अब आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो इसको करेंगे हम यहाँ पे डिलीट। अब इस वाली लाइन को जो हमने बनाया था उसको थोड़ा सा और आगे ले जाते ताकि हम अच्छे से अपना ग्राफ पूरा कंप्लीट कर सके।
ठीक है, चलो अब इतना हो गया, तो ये हमारा 5 तक आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे सर, यहाँ पे आपको बनानी 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आप हर एक के लिए एक एक बनाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे जब शुरू करना है, सबसे पहले कौन सा है सर, ग्रोसरी पे 4 है, तो ये बनाया मैंने एक रेक्टेंगल इस तरीके से 12 बनाया जो कि ग्रोसरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो 4 के आसपास ये आना चाहिए, तो ये 4 के पास आ रहा है। ठीक है, फिर आपने कहा रेंट में 5, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को यहाँ पे देखो हमारे पास कॉपी करने का ऑप्शन है, कॉपी करके इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, ताकि एग्जैक्टली सेम साइज मिल जाए मुझे, है ना। और ये एक बॉक्स का गैप रख के फिर मैं इसको बोलूँगा भैया काम करो तुम हो जाओ फ्लिप, तो एक होगा क्या मेरे पास, अरे अरे भैया नहीं, ये तो एक ही बात हो गई सर। निशान लगा लो ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि ग्रॉसरी वाला यहाँ पे था और दूसरा वाला यहाँ पे शुरू होगा, है ना। चलिए अब एक काम करते, इसको उठा के यहाँ रख देते, चलो भैया तुम यहाँ आ जाओ। तो गैप आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी सर, इसकी वैल्यू है 5, क्योंकि ये है रेंट, तो रेंट हमारा जा रहा है 5 तक, तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे सर, इसके बाद हम इसको फिर से एक बार यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमें ऐसा ही एक दोबारा बनाना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको ले गए, चल भैया चलो 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 चलो। गैप आपको क्या रखना है, गैप आपको रखना है कंसिस्टेंट हमेशा। ठीक है, आपने फिर से एक निशान लगाया जहाँ पे इसको आप स्टार्ट करेंगे। मैं तो ये तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मैं कुछ चीज़ें नहीं कर सकता इसमें, तो अपने हिसाब से ग्राफ बना रहा हूँ। अब ये क्या है भैया, तो ये है अपना एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये भी कितना है, ये भी 5 है। ठीक है, फिर आपने क्या बोला सर, फिर हमने कहा फ्यूल वगैरह भी है, तो इसी को आप क्या करोगे, इसी को आप फिर से करोगे कॉपी, फिर यहाँ पे करोगे पेस्ट। ठीक है, गैप मेंटेन करते चलना है भैया, जितना हो सके तो मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा 19-20 तो हो ही सकता है, आपको पता ही है। तो चलिए नेक्स्ट कितना है सर, नेक्स्ट यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वो है 2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। कौन है सर, मेडिसिन पे आपने नहीं, ये ग्रोसरी हो गया, ये रेंट हो गया, ये एजुकेशन हो गया, मेडिसिन पे 2 खर्च करना है आपको, तो मेडिसिन पे ले आओ 2 2 2 लगभग यहाँ कहीं आएगा, है ना। देखो अब आपको वो इमेजिनेशन तो करना पड़ेगा कि बिल्कुल सटीक आप बना रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं पता है क्या करता हूँ, मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके देख लेता हूँ, अगर सही आ रही है सीधी एकदम तो मतलब अपन सही है। ठीक है, नहीं आ रही है तो मतलब गड़बड़ है। ये 2 आ गया, ठीक है, किस पे, मेडिसिन पे। फ्यूल पे कितना सर, फ्यूल पे भी आप 2 ही स्पेंड कर रहे हैं, तो इसको एक बार फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर कर लूँगा यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 का गैप छोड़ा, है ना। थोड़ा सड़क को भैया, कहाँ जा रहे हो, बस अरे सड़क को, ताकि हमारा गैप सही मेंटेन हो सके। और यहाँ पे मैंने इसको लगा देना है। अब जो बचे हुए 2 है उसकी जगह मेरे पास थोड़ी कम पड़ रही है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कृपया उस पर कोई भी टेंशन ना लें, इजीली मैनेज हो जाता है सब। तो ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया फ्यूल वाला अपना, है ना। ये लाइन को भी मैं आगे बढ़ा दूँ थोड़ा सा, अब जितना मैं जा सकता हूँ उतना तो मैंने कर दिया है। ठीक है, ये आप इसको उठाएंगे। फ्यूल के बाद एंटरटेनमेंट का 1 है, तो 1 यहाँ पे बन जाएगा, और मिसलेनियस का 1 और है तो वो भी बन जाएगा, पर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे लिख देंगे भैया ये है क्या है, तो ये है ग्रॉसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है रेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है एजुकेशन, तो वो भी लिख दो भैया, एजुकेशन। अब जगह है तो हमने लिख दिया भैया एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, मेडिसिन, तो वो यहाँ लिख दो भैया, मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बोला सर, उसके बाद हमने बोला फ्यूल, और बाकी जो बच रहा है वो दूबिया बना लोगे, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पे आप हमेशा क्या लिखोगे भैया, देखो कौन सा x है कौन सा y है, तो ये y है। ठीक है, ये आपका x है। यहाँ पे नीचे क्या लिखोगे सर, नीचे आएगा ये हेड्स, कि कौन कौन से यहाँ पे हैं आपके हेड्स की जिनके अंडर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे करके एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना इन 1000 रुपीज, इन यहाँ पे लिख दोगे आप क्या, 1000 रुपीस।
टिल्ट करके लिखना है, लेकिन ऐसे ही लिखना ताकि वो ऐसे ही दिखे किसी को भी, ठीक है। ये मत कहना कि अरे सर ऐसे टेढ़ा करके क्यों लिखना पड़ेगा, भैया ऐसे टेढ़ा करके ही लिखा जाता है उसको, ठीक है। बाकी जो भी डेकोरेशन आपको करना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो एक एक्टिविटी है यहाँ पे, कंटिन्यूइंग विद द सेम 4 ग्राफ ऑफ एक्टिविटी 1 एंड रिप्रेजेंट द डेटा बाय सुटेबल ग्राफ, ठीक है। Let us now see how a frequency distribution table for continuous grass intervals can be represented graphically। अब मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे आपको ग्राफ बनाना हो, तो उस केस में आप क्या बनाओगे सर, उस केस में आप बनाते हो यहाँ पे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम इज वेरी डिसेंट और आई कैन से वेरी गुड अल्टरनेटिव जब आपके पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार, पिछले वाले में और इस वाले में पता है फर्क क्या है, वहां पे इंडिविजुअल यूनिट्स है जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। फ्यूल का एजुकेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, फ्यूल के खर्चे अलग है, एजुकेशन का अलग है। रेंट का आपके ग्रोसरी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब कोई कनेक्शन नहीं है तो उनके ग्राफ, उनके जो बार्स हैं वो अलग अलग बनते हैं। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो जहां पे पहला वाला खत्म हो रहा है वहीं पे दूसरा शुरू हो रहा है, तो यहाँ कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा, वरना एक ही वैल्यू आपको दो दो बार दिखेगी तो आप भी कंफ्यूज होगे और सामने वाला भी कंफ्यूज होगा। इसलिए ऐसे केसेस में फिर आप यूज करते हो हिस्टोग्राम को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो अगर हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो कुछ इस प्रकार, यहाँ पे क्या हुआ सर, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो 0 के बाद आप सीधे कहाँ पहुंच गए, आप सीधे पहुंच गए 30.5 पे। जब आप ऐसे डायरेक्टली किसी बड़ी वैल्यू पे जंप करते हैं तो एक तरीके से कहा जाएगा कि आपने वहां पे कुछ ना कुछ चीटिंग करी है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको वहां पे एक निशान लगाना पड़ता है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को स्किप कर दिया है। फॉर द शेयर फैक्ट, फॉर द वेरी सिंपल फैक्ट दैट कि 0 से लेकर 30.5 तक की वैल्यूज का कोई काम ही नहीं है, तो उनको लिख के मैं जबरदस्ती क्यों स्पेस ऑक्यूपाई करूं। लेकिन ये निशान क्यों लगाते हैं हम, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसे ये ना लगे कि हम भूल गए हैं कि 0 के बाद सीधे 30.5 नहीं आएगा और वैल्यूज आएंगी। सो इट्स अ मार्क वेयर यू आर शोइंग दैट वी हैव डेलिबरेटली डन इट, ये हमने जानबूझ के किया है, इसमें कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बनाते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपका गैप है 5-5 का, ठीक है। तो आइडियली जो रूल होता है वो ये होता है कि जो गैप आप लेके चल रहे हैं वही सब जगह पे चलेगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पहले 25.5 आना चाहिए, फिर उसके पहले 20.5 आना चाहिए, फिर उसके पहले 15.5 आना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो सारी वैल्यूज नहीं आ रही हैं इसलिए हम यहाँ पे ये निशान लगाते हैं। वहीं आप अगर वाई एक्सिस पे देखो तो 0 के बाद 2 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर 1 नहीं लिखा हमने, अरे भाई तो गैप देखो ना, यहाँ भी 2 का मेंटेन हो रहा है, यहाँ भी 2 का मेंटेन हो रहा है, ऊपर भी 2 का ही मेंटेन होता है। तो जब आप एक गैप मेंटेन करते हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ गैप में सबका 5-5 है, लेकिन पहले वाले में आपने 30 का गैप कर दिया, इसलिए वहां पे वो निशान लगाया जाता है। इट्स लाइक अ हार्ट बीट, जैसे आपने 0 से शुरू किया, फिर एक बार ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर वापस आए, फिर आगे बढ़ गए, ठीक है। एक तरीके से आप कहते हो कि उनको स्क्वीज कर दिया। अब कंसिस्टेंटली डेटा बनना है, मतलब जैसे पिछला वाला जो है कहां गया वो हमारा, ये रहा 30.5 के बाद सीधा 35.5 आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे 30 से 30.5 से 35.5 तक एक बार बनाओगे और उसकी वैल्यू जो भी है 8 या 9 वो यहाँ पे लगा के उसकी हाइट डिसाइड कर लोगे। अब नेक्स्ट जो है वो शुरू ही 35.5 से हो रहा है, तो हम यहाँ पे उसी के आगे का बनाना कंटिन्यू कर देते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। फिर नेक्स्ट 40.5 से शुरू हो रहा है तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, बिना कोई भी आप यहाँ पे ब्रेक लगाए कंटिन्यू करते जाते हैं क्योंकि आपकी वैल्यूज ही वैसी है, ठीक है। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, यहाँ पे कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। तो ये दिखने में भी सुंदर लगता है, वैल्यूज भी रिपीट नहीं होती हैं और हमारा एक मैसेज भी चला जाता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर। तो देखो बार ग्राफ के अलावा, बार ग्राफ में कैसा होता है, बार ग्राफ में आपके जो बार्स का साइज है वो फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो विड्थ है वो एक अलग तरीके से देखी जाती है, उसको आप यहाँ पे चेंज या फिर मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ये आपको मैं एग्जांपल्स के सारे समझाऊंगा। तो यहाँ देखो ये जो हमें डेटा दिया गया है, पहले वाले में 20 यहाँ पे है, ठीक है, फिर 10, फिर 10,
फिर 10, फिर 10 और फिर 10 और लास्ट वाले में 30 है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेटा की जो आप कह सकते हो फीचर्स हैं वो कुछ इस प्रकार है कि 0 से लेकर 20 तक में 7 ही लोग आ रहे हैं, ठीक है। बाकी सब में 10-10 के इंटरवल में अच्छी खासी क्वांटिटी में लोग आ रहे हैं, तो प्रोबेबली वहां पे अगर मैं 0 से 20 को 2 पार्ट में बांटता तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हो जाती और शायद तब मेरा डेटा इतना अच्छा नहीं दिखता। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 से लेकर 20 तक को एक क्लब करके कंबाइंड बना दिया जिसमें डिसेंट वैल्यू आ गई 7। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा। मुझे क्या बोला गया है? मुझे बोला गया है 0 से लेकर 20 तक में 7 लोग हैं, ठीक है। तो मैंने 0 से लेकर 20 तक एक बड़ा सा यहां पे बना दिया बार, ठीक है, और उस पर 7 रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है। और उसके बाद 20 से आगे कंटिन्यू किया, तो जो भी नंबर था उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया, उसमें तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। लास्ट में आप अगर देखोगे तो वहां पे 30 है, 70 से लेकर 100 तक, और कितने लोग हैं तो आप सबको कवर करना चाह रहे हैं, तो आपने एक लंबा सा ग्राफ बना दिया। देखो 70 से लेकर अबव तक 8 लोग हैं, तो 70 से लेकर 100 तक कुल मिला के 8 लोग हैं। अच्छा, इसमें एक बात समझना, इसका यह मतलब नहीं है कि 70 से 80 में 8 हैं, 80 से 90 में 8 है और 90 से 100 में 8 है ना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि 70 से लेकर 100 तक कुल मिला के 8 लोग हैं। अब 70 से 80 में कितने, 80 से 90 में कितने, 90 से 100 में कितने, वो अभी हमें गिवन नहीं है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। डू नॉट टेक दिस एज कि 7 in 0 to 10 एंड 7 in 10 to 20 ना, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ स्टार्टिंग इट। अगर आप ऐसे ग्राफ को पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी। तो आप क्या करोगे फिर, वहां पे आप 0 से लेकर 20 तक कुल मिला के 7 बच्चे हैं ये मान के इसको स्टडी करोगे। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। देखो अगर यही हम लेते हैं इनकी ओरिजिनल वैल्यूज तो वो बहुत छोटे छोटे ग्राफ बनते, थोड़ा सा क्लमजी लगता। अभी इट लुक्स मच बेटर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से आपको सारी डिजाइनें देखने को मिलती हैं। बस फर्क यहाँ पे क्या है, जो आपके रेक्टेंगल्स हैं उनको थोड़ा सा आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो ये बात क्या चल रही है, तो यहाँ आपको एक समझना पड़ेगा एक चीज कि जहां पे आपका क्लास साइज 20 है ठीक है, वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, तो उसको आपको थोड़ा सा एडजस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब क्योंकि वहां पे मैंने बोला वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि 70 से लेकर 100 तक 8 लोग हैं कि 70 से 80 के 8 है, फिर 80 से 90 के 8 है, फिर 90 से 100 के 8 है। तो वो जो कंफ्यूजन है ये तो मैंने आपको बता दिया तो आपको क्लियर हो गया। पर अगर मैं किसी अननोन व्यक्ति को भेज रहा हूं कि भैया देखो ये आपका डेटा है, तो फिर उस केस में आपको वहां पे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो वो प्रिकॉशन क्या होते हैं, आप अपने डेटा को करवाते हो एडजस्ट, ठीक है। मैंने बात क्या कही थी आपसे कि सर वो जो कंफ्यूजन होगा कि 80 से लेकर 70 से लेकर 100 तक 8 8 8 है या फिर 70 से लेकर 100 तक पूरे 8 है, तो या तो मैं वहां पे नीचे डिस्क्लेमर में लिख दूं कि भैया 100 से लेकर 70 से लेकर 100 तक तो 8 लोग हैं, और अगर मुझे वही लिखना होता तो मैं टेबल दे देता, भैया ये ग्राफ क्यों बनाया मैंने। तो अगर मैंने ग्राफ बनाया है और कुछ इस तरीके की परिस्थिति बन रही है कि मेरे जो बार का साइज है वो ऊपर नीचे हो रहा है, किसी में ज्यादा किसी में कम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने डेटा को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं 0 से लेकर 20 तक 7 पे नहीं खेल सकता। अगर मैंने वो बनाया तो वो एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करेगा, जिसमें सामने वाला व्यक्ति क्या मान लेगा कि 0 से लेकर 10 तक भी 7 है और 10 से लेकर 20 तक भी 7 है, ठीक है। या तो मैं अलग से वहां पे ऐसे बना के मेंशन करूं कि नहीं भैया 0 से लेकर 20 तक पूरे के पूरे 7 है, तो फिर मतलब क्या होगा ग्राफ बनाने का, क्योंकि ग्राफ का मतलब ही होता है कि जब बिना कुछ कहे सारी जानकारी ट्रांसफर कर दी जाए। तो गणित का ज्ञान क्या कहता है कि भैया देखो आप पहले तय कर लो कि इन जनरल आप क्या विड्थ लेना चाह रहे हो। जैसे मेजॉरिटी में अगर 10 है तो मैं 10 को मेरी स्टैंडर्ड विड्थ कंसिडर करूंगा, ठीक है, और इसके हिसाब से मैं बाकी जो 2 है हमारी जो कि 10 पे नहीं चल रही हैं उनको एडजस्ट करूंगा। अब जैसे ये इसकी विड्थ है 20 पर चलनी चाहिए 10, तो इस 7 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 7 डिवाइड बाय 20 इंटू 10 दैट इज 3.5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भैया 0 से लेकर 10 तक है 3.5
और 0 से लेकर और फिर 10 से लेकर 20 तक है 3.5। अब अगर कोई व्यक्ति सोच ले 0 से लेकर 10 तक 3.5 है और 10 से लेकर 20 तक 3.5 है, तो मैथमेटिकली वो गलत नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो यहां पे कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। वहीं पे दूसरी ओर अगर मैं पूरा 7 पे बना दूंगा तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा लास्ट वाला ब्रैकेट था 70 से 100, उसकी विड्थ थी 30 पर हमारी स्टैंडर्ड विड्थ है 10, तो हमने उसको भी एडजस्ट कराया कि 8 के हम 3 हिस्से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 30 के 3 हिस्से करेंगे तो 10 आएगा, तो 8 के भी 3 हिस्से करेंगे तो 2.67 आएगी यहाँ पे वैल्यू। तो उसके हिसाब से मेरा जो ग्राफ बनेगा वो देखो कैसा बनेगा कि 2.67 पे वो रुकेगा। अब यहाँ पे और पिछले वाले में फर्क क्या था सर? पिछले वाले में और इसमें सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि यहाँ पे व्यक्ति कंफ्यूज नहीं हो सकता कि 70 से 80 में 8 हैं या 80 से 90 में 8 हैं या फिर 90 से 100 में 8 है, या फिर हर एक के 8 8 8 है और 24 हैं। तो इस तरीके का कोई भी कंफ्यूजन अब हमें नहीं होगा, क्योंकि हमने हमारे वैल्यूज को, हमारी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करवा दिया है गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो आसानी से हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से आप जो भी सवाल आएंगे उनको अप्रोच करोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। हमें एक और चीज सीखनी है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, हमारे ग्राफ में हम एक इस तरीके की लाइन बना देते हैं, पॉलीगॉन सॉर्ट ऑफ बना देते हैं, जो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन को एक और सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे बड़े बड़े डब्बे बनाना कैन लुक अ बिट अगली, तो उससे अवॉइड करने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपकी वैल्यूज है, इसका अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो सर देखिए बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी एक्स और वाई एक्सिस को खींचेंगे, बिल्कुल ठीक कहा। फिर सर इन वैल्यूज को मार्क करेंगे, ये बात भी ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद कहीं जाके हम बना पाएंगे, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है अपना, तो उसको आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप डब्बे प्लस लाइनें दोनों बनाते हैं और उनकी सहायता से आप अपने यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। तो एक खींची आपने वाई एक्सिस, एक खींची एक्स एक्सिस, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ऐसे करके आगे बढ़ते गए, बॉक्सेस बनाए और उन बॉक्सेस का जो मिडिल पॉइंट होगा ना, वहां पे ऐसे आपने डॉट्स बना दी, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको कनेक्ट करते हुए यहाँ पे आपका पूरा काम खत्म होता है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे देखो, जिसमें आपको यही करना है। क्या करना है आपको? देखो एक आपने बनाई वाई एक्सिस, ठीक है, एक बनाई एक्स एक्सिस, ठीक है, लेकिन आप सीधे 140 पे जा रहे हो 0 से, तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे सर? यहाँ पे हमें बनानी पड़ेगी एक वो लाइन जिगजैग वाली, जो कि मीनिंग कैरी करती है कि भैया यहाँ पे आपने कुछ नंबर्स को स्किप किया है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा आगे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार वापस ऊपर, और ये जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो पहला नंबर आएगा वो आएगा 140। फिर देखो अब जितना गैप यहाँ पे ले रहे हो उतना ही मेंटेन करना है आगे, तो ये हो जाएगा 150, 160 एंड सो ऑन। 140 से 150 में 5 है, तो मान लो आपने 5 बनाया, यहाँ पे आया, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है? 150 से 160 में 10 है, तो इसी के आगे चले गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए इसके मध्य में एक पॉइंट ढूंढोगे और इनको कर दोगे एक ऐसी डैश वाली लाइन से कनेक्ट, ठीक है। और जब आप ऐसे कनेक्ट करते हुए सबको बनाएंगे तो आपका काम यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बड़ा जरा सी भी नहीं सर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लास मार्क ढूंढो, देखो जैसे 145, वही मिडिल पॉइंट जो बोला मैंने, वो क्या होगा? वो क्लास मार्क ही होगा, मिडिल पॉइंट, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे और कुछ इस प्रकार आपका मामला दिखेगा, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ पे? तो आपने यहाँ पे बार्स नहीं बनाए। अब 135 था नहीं वहां पे, ध्यान देना एक बात लेकिन अगर लकीर शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई होगी, तो वो हम 135 पे 0 लेके कंटिन्यू शुरू करते हैं उसको और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, जैसे 135 से आपने शुरू किया 0 लेके, फिर आप आगे बढ़ते गए और अपना बनाते गए। 195 पे आपके पास लास्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, तो उसके बाद आपने उसको 205 पे लाके एंड कर दिया। तो देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तब ज्यादा सुंदर लगता है जब आपके पास बहुत बड़ा बड़ा डेटा हो,
जिसके आप बड़े बड़े अगर वो बनाओगे बॉक्सेस या ग्राफ तो वो बहुत बार्स बनाओगे तो बहुत थोड़े से अजीब लगेंगे। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल वे में हमने सेम इन्फॉर्मेशन कैरी कर दी, कन्वे कर दी और अच्छी दिख भी रही है वो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं भैया 12.1 एक्सरसाइज शुरू हो गई है हमारी। क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपके पास डेटा सेट दिया गया है, अब आपको इसके सवालों का जवाब देना है। सबसे पहला सवाल देखो क्या है कि इसका अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो कैसे करोगे। अब सवाल में कभी भी ये नहीं लिखा होता है क्या बनाना है, वो आपकी चॉइस होती है। तो हम तय कैसे करते हैं, हम अपने डेटा को एवेलुएट करते हैं, क्या हमारे डेटा में जो चीजें हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, यदि हाँ तब तो हम यहाँ पे हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करेंगे। पर यदि वो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जिनका आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे से सामने सामने जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं, आप कह सकते हो कि अलग अलग इंडिविजुअल हेडिंग्स हैं, तो फिर आप बार ग्राफ ही बनाओगे और वो बनने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा। जहां पे आपने एक्स एक्सिस पे मेंशन करना है कि वो क्या है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपने मेंशन किया कि भैया वो कॉजेज हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया सारे जो आपके ये बॉक्सेस हैं इन सबका साइज एक बराबर है। ठीक है, दूसरी बात इन सबके बीच का गैप भी एक बराबर है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली हम बहुत सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं कि स्केल पे एक एक सेंटीमीटर पे निशान लगा देते हैं, तो गैप भी 1 सेंटीमीटर का और जो बॉक्स बनेगा वो भी 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाता है चीजों को करना। वाई एक्सिस पे आपने यहाँ पे लिखा कि ये किस चीज के बारे में बता रहा है, एरो बना दिया और वैल्यूज लिख दिया। अब देखो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या थी और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी और सारी वैल्यूज का क्या ट्रेंड है उसके हिसाब से आप इमेजिन करते हो। जैसे यहाँ देखो कोई भी वैल्यू एब्सोल्युटली परफेक्ट तो है नहीं, है ना, पर आप देखोगे जैसे ये 4.1 4.3 ये 5 के आसपास वाले हैं, ये भी 5 के आसपास है, ये भी 5 के आसपास है, ये भी कोई 5 के मल्टीपल के आसपास है बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिया है, आपने 5 के अलग अलग मल्टीपल लिए क्योंकि जाना आपको 31.8 तक था। ठीक है, तो आपने 50 तक ले लिए 5 के अलग अलग मल्टीपल, जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन को इजीली कन्वे कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं। सर तो इस प्रकार से बना के आप सुंदर तरीके से इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सकते हैं ग्राफिकली। और उसके बाद 2 सवालों का जवाब भी देना है। पहला सवाल देखो क्या है, विच कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। मेजर कॉज मतलब उसकी बिल्डिंग क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन सबको कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ी बिल्डिंग जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है किसकी, तो सर वो दिख रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की। तो हमारे पहले सवाल का जवाब क्या होगा, तो सर पहले सवाल का जवाब होना चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा पहला काम हो गया। सेकेंड वाला देखो, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज ऑफ अबव बीइंग अ मेजर कॉज। तो जो भी आपका आंसर आया यहाँ पे उसका क्या रीजन हो सकता है, ये आपको 2 ढूंढने। तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, इसका मैथमेटिक्स से कोई खास कनेक्शन है नहीं, फिर भी मैं आपको अगर आंसर बताऊं तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो कि भैया लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास काफ़ी जगह पे हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, हम ग्रो कर रहे हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, लेकिन अभी भी हमें और ज़्यादा आगे जाना है कि नहीं। तो अभी भी जितना हमने किया है वो अप्रिशिएबल है और हमें करना है, ये बात हम सबको पता है। जैसे मानसून्स वगैरह में हमारे यहाँ के रोड्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, अब वो हमारी जोग्राफिकल लोकेशन कह लो या फिर जो भी रीज़न कह लो, पर लेकिन चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे इम्प्रूव करनी अभी भी हमें ज़रूरी है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी आपको क्या बनाना है, बनाना तो आपको ग्राफ ही है, लेकिन कौन सा बनाना है ये आपको दिया नहीं गया है। देखो सिर्फ रिप्रेजेंट करने को बोला, अच्छा बोल ही दिया है बार ग्राफ बना दो, तो चलो बहुत बढ़िया। बार ग्राफ क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, मतलब किसी का किसी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और ये आप कह सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देखो वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो आप सबको अलग अलग यहाँ पे बना दोगे। और यहाँ पे वैल्यूज देखो 910 से स्टार्ट हो रही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक चीज जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि 0 से लेकर 900 तक तो कोई काम ही नहीं है, जो काम है वो 900 से लेकर 1000 के बीच में है। बहुत लोग इसमें क्या करेंगे,
तो देखो सर बोलेंगे कि सर ये तो 900 से छोटी छोटी वैल्यूज है, तो हम 900 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप सर यहाँ पे बना देंगे एक वो किंक वाली लाइन। जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ कि मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है, तो ये मैंने बनाई पहले एक वाई एक्सिस, ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के बनाई एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, और यहाँ पे आप बना देंगे उसका वो किंक वाला साइन। तो आगे बढ़ के पहले एक बार कहाँ जाएंगे, हल्का सा ऊपर, फिर नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर जोड़ देंगे मुख्य धारा में, ठीक है। तो ऐसा करके आप यहाँ पे 900 से शुरू करके सबसे पहला 900, फिर 910, 920 इस तरीके से भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आपको डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 900 तक तो कुछ किया ही नहीं, सब में 100 को गैप रखा, और यहाँ पे जो हमारे स्केल के वो होते ना सेंटीमीटर के अंदर छोटी छोटी लाइंस, उसके हिसाब से काउंटिंग करके इन सबको बनाए, लेकिन वो बहुत क्लोज बने, तो आपको बहुत बारीकी से सवाल का जवाब देना पड़ेगा अगर कोई सवाल यहाँ पे होगा तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इन द क्लासरूम डिस्कशन व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ। अब उसी ग्राफ को जो मैं बोल रहा था बनाने का तरीका, तो यहाँ देखो बनाया है हमने 900 से लेकर नीचे तक जो भी वैल्यूज थी वो तो भैया हमारे पास यहाँ पे नहीं थी अच्छे से, है ना, तो हमने, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं था, तो उन वैल्यूज को यहाँ पे हमने कर दिया एलिमिनेट, और शुरू किया है डायरेक्ट किससे, डायरेक्ट 900 से। और ये जो गैप हमने कवर किया इसको हमने कैसे हाईलाइट किया, थ्रू अ ऐसा किंक वाली लाइन जिसको अपन कहते हैं, जिससे कि किसी को भी ये ना लगे कि हमने गलती से कर दिया, ये हमने जानबूझ के किया है, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो डेटा को रिप्रेजेंट करना कितना आसान हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। 900 के बाद सीधे आप यहाँ पे 940, 910, 920 का गैप लेके चल रहे हैं, तो सबके बीच में जो एक कह सकते हो ना कि गैप है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है। पिछले वाले में अगर आप देखोगे तो गैप इतना क्लियरली विजिबल नहीं, कि यहाँ पे भी थोड़ा सा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा है, तो कौन ज्यादा है कौन कम है वो इवैल्यूएशन करने में हमें यहाँ पे दिक्कत होगी अगर हम ऐसे लेके चलेंगे तो। पर यदि हम ये वाला स्टाइल लेके चलेंगे तो हमारे लिए वो कंपैरिजन करना कि कौन ज्यादा है कौन कम है वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको ABCDEF 6 पार्टीज के क्या दिए आपके आउटकम दिए इलेक्शंस के, ठीक है। अगेन सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे हमें बार ग्राफ बनाना पड़ेगा जो कि कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। सवाल में लिखा भी हुआ है कि भैया बार ग्राफ बना दो, फिर एक क्वेश्चन भी है जिसको हमें आंसर करना। तो देखो शुरू कैसे किया आपने, सर अलग अलग पार्टीज हैं ABCDEF, सबके अलग अलग बॉक्सेस बन रहे हैं। जहां तक बात है आपकी सीट्स वॉन की, तो वो आपने 10-10 के गैप में बना दिया कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक ले गए आप। हालांकि जरूरत कहां तक थी, हाईएस्ट आप गए हैं 75 तक, तो चलेगा, ठीक है। सवाल ये है विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। अब जिसने सबसे ज्यादा जीती होंगी उसका बार सबसे ज्यादा बड़ा होगा, तो वो भी दिख रहा है ए पे। तो इस सवाल का जवाब जब हम लिखेंगे तो आंसर क्या होगा सर, आंसर हो जाएगा ए पार्टी, इन्होंने ही सबसे ज्यादा सीट्स जीती है। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। देखो ये हो गया हमारा काम आसानी से समाप्त। सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर दिया इसका। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मिलीमीटर्स में आपको सारी वैल्यूज दी हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कंटिन्यूस है डेटा, सर 126 के बाद 127 आ रहा है, तो थोड़ा गैप तो है। तो उस केस में यहाँ पे सवाल क्या हो जाता है कि आप कैसे बनाओगे इसको और आपको क्या क्या बनाना है। आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखो अब हिस्टोग्राम अगर बनाने को बोल दिया है तो मुझे बनाना तो पड़ेगा, लेकिन हिस्टोग्राम में चीजें कैसी होती हैं, कंटिन्यूस होती हैं। लेकिन यहाँ पे चीजें कंटिन्यूस नहीं है, तो मैं उसको कंटिन्यूस बनाऊंगा। अब वो मैं कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ देखो दोनों के बीच में गैप कितना है सर, 1 का गैप है, राइट। और अगर मुझे ये गैप को कवर करना है तो या तो मैं इसको बोलूं कि भैया तुम 1 से आगे बढ़ो, या फिर मैं इस तरफ वालों को बोलूं कि तुम 1 से माइनस हो जाओ, ठीक है। अब ये क्या बोलेंगे, भैया मैं क्यों आगे बढ़ूं, मैंने क्या पाप किया है, आप सामने वाले को क्यों नहीं बोल रहे हो। इसको अगर मैं बोलूंगा कि आप -1 हो जाओ, तो ये क्या बोलेगा, मैं क्यों -1 हूं, आप सामने वाले को बोलो। तो भैया न्याय क्या कहता है कि थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा काम ये करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक को 2 लोगों से करवाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा उसको, तो सर मैं उसको कर दूंगा 2 हिस्सों में डिवाइड। तो इस तरफ वाली सारी वैल्यूज में प्लस हो जाएगा 0.5 और इस तरफ वाली में माइनस हो जाएगा 0.5। तो थोड़ा काम मैंने इन सब से कराया
और थोड़ा काम इन सबसे कराया। तो ये 118 की जगह आप कितनी हो गई, अब हो जाएगी 117.5 माइनस 0.5 कर दिया। ये 126 की जगह अब कितनी हो जाएगी, तो सर ये हो जाएगी 126 की जगह अब हो जाएगा प्लस 0.5 करने पे 126.5। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस करेंगे तो 126.5 और ये 135.5। तो अब अगर आप देखें चीज़ें कंटिन्यूस हो रही है, जहाँ 136 की जगह हो जाएंगे 135.5 और ये हो जाएंगे 144.5। ठीक है, आपको इनको आगे बढ़ाना है, इनको एक पीछे करना है। ये हो गया 144.5 और मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सवाल में साफ साफ बोल दिया गया है हिस्टोग्राम बनाना है, तो उनको पहले डेटा को कंटिन्यूस तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया 153.5 क्योंकि अब माइनस कर रहे हो, यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो 162.5। ये हो गया 162.5 तो यहाँ हो गया 171.5, यहाँ पे 171.5 तो ये हो गया 180.5। अब अगर आप यहाँ पे इसको पढ़ो तो ये कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इसका हिस्टोग्राम बनाना हमारे लिए आसान है। देखो वहाँ पे हिंट लिखा भी है, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं आएगा, तो आपको ये बात याद रखनी कि कैसे हमने इसको अप्रोच किया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपने शुरू किससे करना है, सर शुरू करना है 117.5 से, लेकिन थोड़ा सा आप स्पेस लेके चल रहे हो क्योंकि यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बना रहे हैं। सर वो अगले पार्ट में दिया है ना, दिया है कि भैया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं सर, लेकिन फिर भी आपने बना दिया। ठीक है, एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बन सकता है, ऐसा हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो आपने 0 से सीधा कूद के 108.5 पे आपको जाना है, तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पे बनाओगे ऐसी लाइन, जिगजैग लाइन विच रिप्रेजेंट्स दैट आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स को स्किप किया है। ठीक है, उसके बाद वैसे तो मेरा यहाँ पे पूरा मामला शुरू होता है, अगर मैं क्लास मार्क निकालूं तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, सर बहुत सिंपल है, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो 117.5 प्लस 126.5 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आपको क्लास मार्क यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। और उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पे बॉक्सेस और ये पॉइंट्स बनाओगे। क्या क्या बनाना है आपको, सर जो हमारे पास अवेलेबल है उसके थ्रू हमने ये बॉक्सेस बनाए, ठीक है ना, और फिर इनको कनेक्ट करते गए ताकि हमारा यहाँ पे हिस्टोग्राम बन जाए, जो कि पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में और क्या सुटेबल है, तो हमने इसी में हिस्टोग्राम के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना दिया कि भैया इनके एग्जैक्टली बीच में एक पॉइंट ढूंढेंगे और वहां से मामला आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक चीज और क्या करनी होती है, आपको हमेशा 0 से शुरू करना होता है। ठीक है ना, तो वो कार्य करने के लिए फिर आपने अलग से थोड़ा सा एक और पीछे गए आप, जैसे यहाँ पे 126 था और आपने देखा भैया 9 का गैप चल रहा है, तो आप यहाँ पे एक और पीछे गए और आपने वहां से उसको शुरू किया और आगे लास्ट में जाके एंड किया। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो होगा ना आपका, ये कहाँ पे आएगा, तो सर देखिए 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक ये वाला पॉइंट, ठीक है, फिर ये वाला भी 1 सेंटीमीटर और उसके बाद वाला आधा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं तो ये देखो, ये आपके स्केल के हिसाब से हो गया 1 सेंटीमीटर, है ना, तो ये 108.5 पे आया, वहां से लेकर 117 तक फिर से 1 सेंटीमीटर और उसके बाद का जो है वो है आधा सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पूरा एक, ये भी एक, यहां तक 108 तक और उसके बाद फिर ये हाफ जहां पे होगा वहां पे हमारा पहला इंफॉर्मेशन का डॉट आएगा। पिछला वाला जो आएगा वो आएगा यहाँ पे देखो 1.5 पे। ठीक है, जहां से आप 0 से मामला शुरू करोगे। ऑल गुड टू गो, यस सर। अब यहां देखो, is it correct to conclude that maximum number of leaves are 153 mm long? Why? 153 mm long है मैक्सिमम नंबर ऑफ। अब ये आपको सवाल थोड़ा सा सोच समझ के देना पड़ेगा। देखो कह रहे हैं कि सबसे लंबी जो लीव्स हैं वो 153 mm लॉन्ग है, क्या ऐसा कहना करेक्ट होगा? ऑब्वियसली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन, हम डायरेक्टली तो इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं कर सकते। तो आपका यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए? तो सर मेरा जवाब यहाँ पे होना चाहिए नो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा नो। और उसका रीजन क्या होगा कि सर देखो जो लॉन्गेस्ट लीव्स आ रही हैं, सबसे बड़ा जो आपका यहाँ पे ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है 144 से लेकर 153 तक। ठीक है, तो उसमें 153 तो सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि एक्सट्रीम एंड पे है।
ये थोड़ी लिखा है कि सारी की सारी इसी साइज की है, नहीं, ऑल द लीव्स, ऑल कितनी जो भी 12 लीव्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी 12 लीव्स का जो साइज है वो कितना है, तो सर वो 144.5 से लेकर 153.5 के बीच में है, ठीक है। उसमें सबके सब एग्जैक्टली 153 पे नहीं रुक रही हैं, कुछ उससे कम भी होंगी, इनफैक्ट बहुत सारी उससे कम होंगी, ठीक है, कुछ उसके बराबर होंगी। तो इसमें आप एंड में ऐसे डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये 153 के ही बराबर होंगी, वो उससे कम भी हो सकती हैं, और 144.5 से ज्यादा है और 153 से कम है तो भी इस बॉक्स में लाई कर रही है ना। तो आपको यहाँ तो अभी पता नहीं है कि कौन क्या क्या साइज है, तो इसलिए फिलहाल आप ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोलेंगे कि जो गिवन डेटा है उसमें ये वाला कंक्लूजन निकालने के लिए पर्याप्त एविडेंस नहीं है, तो इसका नो के साथ रीजन क्या आएगा, ड्यू टू लैक ऑफ क्या होगा यहाँ पे, ड्यू टू लैक ऑफ कंप्लीट, या फिर आप कह सकते हो कॉन्क्रीट एविडेंस, कि भैया जो भी आपको यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है उसके लिए एविडेंस तो हो आपके पास, ठीक है। तो जब तक आपके पास सारे डेटा नहीं आ जाते कि भैया 150 mm लॉन्ग की कितनी है, बाकी साइज की कितनी है, तब तक आप ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब यहाँ देखो ये क्या है, तो सर ये तो बना ही हुआ है कंटिन्यूअसली, देखो 400 से 400 अगला कनेक्ट कर रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे 500 से 500 कनेक्ट हो रहा है, 600 600 700 700 800 800 900 900 1000 सब कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे सवाल में लिखा भी है आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है हिस्टोग्राम, ठीक है। और उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, तो पहले हिस्टोग्राम बना के देखते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं सबसे पहले क्या गैप सबका कंसिस्टेंट है 100 100 100 100, यस सर, तो मेरे लिए हिस्टोग्राम बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कैसा बनेगा, तो कुछ इस प्रकार बनेगा। इंपॉर्टेंट क्या था, क्योंकि हम 300 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे एक किंक बनाना जरूरी था, विच टेल्स अस दैट कि यहां से 0 से लेकर 300 तक के सारे नंबर्स मैंने नहीं लिखे क्योंकि वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं थे, हमारी इंफॉर्मेशन शुरू ही 300 से हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे आपने वाई एक्सिस पे ले ली अलग अलग आपके नंबर ऑफ लैम्प्स की संख्या, मैक्सिमम आप 100 तक गए क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू जो यहाँ पे दिख रही है वो 86 तक जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 100 तक जाना बनता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार। अब देखो सवाल क्या था सेकंड वाला, कि 700 से ज्यादा घंटे कितने लैम्प्स की लाइफ है। अब ये जो सवाल है इसका जवाब आप टेबल से भी दे सकते हैं और आपके यहाँ पे जो ग्राफ आपने बनाया उससे भी। 700 से ज्यादा, तो देखो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये 700 से ज्यादा हैं, तो 74, 62 एंड 48 इन तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे हाउ मेनी लैम्प्स का जवाब क्या होगा, तो सर 74 प्लस 62 प्लस 48। नाउ इफ आई ऐड 62 प्लस 48 हो जाएगा 8 और 2 10, 110, 110 प्लस 74 तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 184। इज दिस क्लियर। एग्जामिनेशन में आप जितनी ज्यादा कोशिश करोगे कि भैया आपका इंफॉर्मेशन सही हो और आप सही तरीके से ग्राफ बनाओ, उतना इजीली आपका यहाँ पे काम होगा, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सर। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था ग्राफ कैसा बनेगा इसका। अब इसके बाद देखो कितने लैम्प्स में बोला, तो वही मैंने आपको आंसर बताया कितना आएगा, तो सर वो आएगा 74 प्लस 62 प्लस 48, क्योंकि ये सब 700 से ज्यादा वाले हैं, तो इनको आप ऐड करोगे आंसर आएगा 184। चलिए क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि ये आपके 2 सेक्शंस के बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है। आपको क्या बनाना है यहाँ पे, आपको इनको रिप्रेजेंट करना है। पहली बात तो चेक कर लो सब कुछ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बिल्कुल है। फ्रीक्वेंसी भी सब कुछ सेट है। आपको करना है इनको कंपेयर करना है, कैसे, 2 पॉलीगॉन बना के, क्योंकि देखो अगर बार बना दोगे तो फिर तो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा, है ना, लेकिन आप पॉलीगॉन्स बना के इजीली कंपैरिजन कर पाओगे। अलग अलग कलर से आपने बना दिए, आपका वहां पे डेटा कंसिस्टेंट था, देखो 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, तो 0 से लेकर 10 को रिप्रेजेंट करने वाला जो पूरा सेट है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, वो रिप्रेजेंट होगा क्लास मार्क से। तो 0 से लेकर 10 तक का जो क्लास मार्क है वो है 5। तो जो आपने यहाँ पे ये जो डॉट्स देखे ना वो आप कहाँ बनाओगे, वो आप बनाओगे 5 पे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स
इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स 0 से लेकर 10 तक का पूरा बैच, ठीक है। फिर 10 से लेकर 20 तक को जो रिप्रेजेंट करना है वो हमने रिप्रेजेंट किया 15 पे, तो देखो एक लाइन में यहाँ पे बनेंगे, है ना। और वो 15 जो है इट इज द क्लास मार्क विच रिप्रेजेंट्स द 10 से लेकर 20 तक का पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो बनाने से पहले आप यहीं पे कहीं क्लास मार्क लिख लो सबके, तो 5, 15, 25, 35 और यहाँ पे हो जाएगा 45। जैसे इसके सेम इसके रहेंगे क्लास मार्क, कुछ फर्क तो आएगा नहीं क्योंकि डेटा तो कंसिस्टेंट है। तो 5, 15, 25, 35 और ये 45। एज फार एज द वैल्यू ऑफ y इज कंसर्न, वो देखो 19, 17 तक जा रही है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो के गैप में आप 20 तक तो बना सकते हो, दिस इज वेरी मच फीजिबल, ठीक है। और उनको मार्क करके फिर आप अपना यहाँ पे ग्राफ बनाओगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि देखो अब क्योंकि यहाँ पे शुरू ही 0 से हो रहा है और हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हमेशा ग्राफ के बिगिनिंग से स्टार्ट करना होता है, मतलब एकदम ग्राउंड से, तो हम उसको एक पूरा पीछे लेके जाएंगे और नेगेटिव तक जाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला इंटरवल था 5, उससे पीछे जाओ 10 तो हो जाएगा -5 और वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सिमिलरली हमारा लास्ट था 45, हम 10 और आगे जाएंगे और एंड करेंगे किस पे, 55 पे, ठीक है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कराना कंपलसरी है, मतलब शुरू कहां से होगा वो भी आपको पॉइंट ढूंढना है और खत्म कहां होगा वो भी ढूंढना है। बहुत सिंपल है, जो भी आपकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आ रही है क्लास मार्क की, उसमें जो आपका यहाँ पे गैप है क्लास इंटरवल का वो माइनस और प्लस कर दो, सबसे छोटी वाली में माइनस, सबसे बड़ी वाली में प्लस, तो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 1 से 6, 6, 7 से 12, यहाँ आपको क्या बनाना है, यहाँ भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, लेकिन कंडीशन क्या है, डेटा इज नॉट कंटिन्यूस। तो पहले उसको कंटिन्यूस बनाओगे कैसे, तो सर ये देखो होगा 0.5, ये हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। इधर पे हो जाएगा 12.5 और यहाँ हो जाएगा 18.5, यहाँ हो जाएगा 18.5 और इधर हो जाएगा 24.5, दिस इज 24.5 एंड दिस इज 30.5, ठीक है। यहाँ पे 30.5 और यहाँ हो जाएगा 36.5, ठीक है। इधर पे कितना होगा, तो सर इधर पे भी 36.5 एंड इधर पे 42.5, over here it is 42.5 and here it is 48.5, यहाँ पे भी 48.5 और यहाँ पे 54.5, यहाँ पे 54.5 एंड यहाँ पे 60.5। इस तरीके से आप डेटा को क्या बनाओगे, कंसिस्टेंट बनाओगे। दूसरी बात, क्योंकि आपको पॉलीगॉन्स बनाने हैं तो आपको यहाँ पे क्लास मार्क भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे निकालोगे सर, बहुत सिंपल है, जो भी आपके वैल्यूज हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 6.5 और 0.5 को ऐड करोगे होगा 7, 7 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा क्लास मार्क के रूप में 3.5, है ना। सिमिलरली आगे वाले को देखोगे तो देखो 7, 12, 7 और 2 9, ठीक है, 9, 7 और 2 19 और ये हो जाएगा 20, तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ऐसे ही आप अगले वाले में करोगे तो 12.5 प्लस 18 31, 31 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक बार चेक करके देखो, 31 डिवाइड बाय 2 इज सर 15 पॉइंट, नहीं कितना होगा सर, 8 और 2 10 और यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 का गैप हमारा कंसिस्टेंट है, वो भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कहीं उसमें कुछ 19-20 ना हो। अगर उसमें 19-20 नहीं होगा तो फिर मामला बढ़िया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप देखोगे 12.5 और 18.5 के बीच का गैप कितना है और उसके हिसाब से फिर बताओगे सर, ऐड करेंगे 31.2, 31 आएगा, है ना। 31 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15.5 आएगा, तो ये आपको बनाने पड़ेंगे। 18.5 एंड 24.5 में अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो 5 और 5 10, नहीं 0.5 हो जाएगा। 18 और 24 कितना होगा सर, 18 और 24 होगा 42, 43 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, तो सर 43 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करूँगा यहाँ पे तो 21.5। इस तरीके से आप सारे पॉइंट यहाँ पे निकालोगे, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्हीं को यहाँ पे आप हाईलाइट करके अपना काम करोगे। जैसे यहाँ पे देखो कितना आया सर, यहाँ पे आया 3.5, फिर यहाँ पे देखो 9.5 आ रहा है, एक बार चेक करो। आपको सही पॉइंट ढूंढने भैया, देखो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी। अच्छा ये माइनस करना था, मैंने प्लस कर, सॉरी ये 6.5 होगा ना, सो सॉरी
तो ये 12 नहीं, यहाँ पे 7.5 नहीं, यहाँ पे 6.5 आएगा, माई बैड। तो ध्यान रखना है कि पीछे वालों में माइनस करना है 0.5 और आगे वालों में प्लस करना है, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये आपका 9.5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये था मेरा कितना, ये था 3.5, यहाँ पे आएगा 9.5 और यहाँ पे देखो 15.5। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अब गैप कंसिस्टेंट है, 6 का गैप आ रहा है, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27.5, 27 और 6 कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा 33.5। तो आपको अब यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये हो जाएगा 39.5, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 45.5, फिर नेक्स्ट हो जाएगा, देखोगे अब यहाँ पे +6 करके तो 51.5 एंड लास्ट में +6 करके तो 57.5। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज यहाँ पे क्लास मार्क निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जो गैप यहाँ पे चल रहा है उसको आप एक बार माइनस कर दो सबसे पहली वाली से। तो देखो 3.5 में से मैंने माइनस किया कितना, तो सर गैप अगर मैं चेक करूँ 6 का गैप चल रहा है, ठीक है। अब जब 6 का गैप चल रहा है तो यहाँ पे 6 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा -2.5 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 6 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 63.5 के आसपास, ठीक है। लेकिन इन दोनों वैल्यूज पे 0 0 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये आपका एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आप इसको बनाओगे तो कुछ इस प्रकार पूरा ये बनेगा। आपके यहाँ पे जो वैल्यूज हैं क्लास मार्क और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है उनको मैच करते हुए आपने पहले एक टीम का बना लेना है, उसको ज्वाइन कर लेना है, फिर उसके बाद दूसरी टीम के डॉट्स को यहाँ पे बनाना शुरू करना है और फिर उसको बनाते जाना है। थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपने इसको सही कर दिया तो टीचर आपके 5 मार्क्स तो आपको एकदम ऐसे हंसते खेलते हुए देते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी उसमें, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, बिल्कुल सर। यहाँ पे आपने सब चीजें लिख दी और यहाँ पे देखो रन स्कोर भी 10 तक आप चलेगा 1 2 3 4 लेते हुए, क्योंकि आपको पता है वैल्यूज छोटी ही हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, एट मैक्स 10 तक जा रही है। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सर। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8 में क्या करना है हमें। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन में अलग क्या है, देखो एक तो आपको क्लियरली बोल दिया है कि हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है भैया बना देंगे, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे अपने डेटा को हमेशा चेक करना चाहिए। अब जब मैंने डेटा को चेक किया तो देखो यहाँ पे गैप 1 से 2 1 का है, 2 से 3 1 का है, 3 से 4 होना चाहिए, राइट। अगर हम देखें सिस्टमैटिक वे में 1 से 2 2 से 3, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 3 से 4, लेकिन है क्या यहाँ पे 3 से 5। अब यहाँ देखो चलो 3 से 5 हो गया, यहाँ पे 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे भैया आपकी विड्थ क्या है पहले वो पता लगाओ। तो विड्थ अगर देखोगे 1, विड्थ कैसे निकालते हो, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, सिंपल। 5 - 3 इज 2, 7 - 5 इज 2, 7 - 10 इज 3, 10 - 15, 15 - 10 इज 5 एंड दिस इज 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या, या तो मैं ऐसे ही बना दूं जैसा दिख रहा है तो उसमें फिर मेरा डेटा सही तरीके से बनेगा नहीं, तो वो एक गलत प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर मैं इन सबका गैप कैसा कर दूं, कंसिस्टेंट कर दूं। अब कंसिस्टेंट कैसे कर सकते हैं सर, या तो सबका 2 2 बना दें, लेकिन वो दिक्कत होगी भैया सबका 2 कैसे बनेगा भैया, वहां तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो फिर सर सबका 1 1 कर देते हैं, ठीक है भैया वैसा ही चलेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बाद हमारा यहाँ पे लेंथ ऑफ बार कैलकुलेशन, ठीक है। और इट इज यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि विड्थ एडजस्टेड, विड्थ के हिसाब से उसको एडजस्ट किया है। तो जो आइडियल विड्थ है देखो यहाँ पे, अब मैं सबसे मिनिमम वैल्यू पे जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं जो लोअर वैल्यू है उसको बढ़ा नहीं सकता, लेकिन जो ऊपर है उन्हें कम कर सकता हूं, तो 1 पे ले आऊंगा मैं। तो 1 पे कैसे लाऊंगा, तो यहाँ देखिए 5 है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है भैया 1 और अपन को चाहिए कितनी 1, तो उस हिसाब से आप कर दोगे यहाँ पे इसका कैलकुलेशन। तो 5 × 1/1, 5/1 × 1, यहाँ पे नेक्स्ट में भैया 3/1 × 1 = 3। अब नेक्स्ट क्या है, विड्थ है 6, ठीक है, सॉरी आपकी फ्रीक्वेंसी है 6 और विड्थ है 2, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि 6 / 2 × 1, सो दैट इज अगेन 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसमें भी भैया विड्थ कितनी चाहिए आपको, सर वैसे है 12 फ्रीक्वेंसी और हम विड्थ यहाँ पे निकालेंगे तो विड्थ कितनी निकलेगी, तो सर ये हो जाएगी 12/2 × 1 = 6।
नेक्स्ट में 9 है तो 9/3 इंटू 1 दैट इज 3। अब देखिए 10 और 5 तो यहाँ पे आप करोगे 10/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 और लास्ट में 4/2 इंटू 1 दैट इज 2। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ जो कि अभी एग्जिस्टिंग है, ठीक है, इंटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल विड्थ, इंटू स्मॉलेस्ट विड्थ जो भी आपको यहाँ पे दिख रही। जैसे मुझे 1 दिख रही तो मैंने 1 ले लिया, उससे छोटी कम हम कर नहीं सकते थे, 1 ही था तो हमने सबको 1 पे चलाया। अब ये जो नई लेंथ ऑफ बार आई है इसके हिसाब से हम डेटा को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हम अपने एज को नहीं चेंज करते, जो जो दिया है हम उसी को यूज करते हैं, उतने ही वैसे बनाते हैं। यहाँ देखो आप अगर चित्र देखोगे तो 1 से लेकर 2 तक 5 है तो हमने 5 बनाया, 2 से लेकर 3 तक 3 थे तो हमने 3 बनाया, 3 से 5 में वैसे 6 थे लेकिन क्योंकि हमने उसको एडजस्ट कर दिया तो अब वो 3 पे आ गया। तो 3 से 5 में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बीच में एक लाइन भी ड्रॉ कर देता है तो भी इंफॉर्मेशन सही है कि 3 से 5 में 3 मान लो, यहाँ पे 3 मान लो, 6 टोटल हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। 5 to 7 में वैसे 12 थे लेकिन हमने उसको एडजस्ट कर दिया तो वो अब 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने कन्वे किया आपने कितना, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 + 3 इज इक्वल टू 6। कोई भी व्यक्ति देखो क्या बोलेगा, कोई भी व्यक्ति इसको चेक करने से पहले इसके अड़ोसी पड़ोसी को चेक करेगा, और क्योंकि इसके अड़ोसी पड़ोसी में एक एक का गैप है ना, तो यहाँ पे भी वो क्या मानेंगे, भैया गैप तो एक एक का था लेकिन व्यक्ति बीच वाली लाइन बनाना भूल गया होगा, तो 3 इस तरफ 3 इस तरफ। ऐसे यहाँ पे अगर वो ऐसे ही कंसिस्टेंटली एक एक का गैप लेके चलेगा तो ये कुल मिला के 12 है ना, तो 6 इसके और 6 इसके कन्वे होके कितने हो गए, 12 हो गए। तो हमने सेम मीनिंग कैरी करवा दिया बिना कुछ अधिक बोले। ऐसे ही 7 to 10 में वैसे 9 थे पर यहाँ पे 3 3 3 क्योंकि एक एक का गैप मेंटेन करना है तो ये हो जाएगा 9। 10 से 15 में वैसे कितने थे सर, वैसे तो 10 से 15 में 10, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे एडजस्ट करवाना था उसके हिसाब से, क्योंकि ये 5 हैं तो देखो कितना आया, सबका आ गया 2, तो 10 से 15 में सबका 2, तो ये 2 + 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 10 यहाँ पे हो गया। लास्ट वाले में 15-17 में कितना था सर, वहाँ पे देखेंगे तो भैया 4 है, उसको भी आपने 2 में एडजस्ट करवाया तो 2 + 2 करके ये आ गया 4। तो डेटा हमने वही बनाया लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया ताकि कुछ भी यहाँ पे गलत कन्वे ना हो जाए। अब सारी इंफॉर्मेशन सही कन्वे होगी। व्यक्ति अगर आस पड़ोस में देखेगा कि एक एक का गैप चल रहा है और वो अगर वो मेंटेन करना चाहेगा तो भी वो सही वैल्यू तक ही पहुंचेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। अब यहाँ देखो, चेक करो विड्थ कितनी है, तो बनाने से पहले विड्थ चेक करना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली बनाने की तरफ ना कूद जाना। ठीक है, तो सर यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 8 है। माइनस करके देख लो, सिंपल। 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, फिर 12 - 8 4, 20 - 12 हो गया, 12 - 8 4, 20 - 12 हो गया 8। अब इसको क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बार जिसको आप ब्रैकेट में लिखते हो विड्थ एडजस्टेड। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कैसे करोगे इसकी कैलकुलेशन, तो सर यहाँ देखिए हमारे पास है 6/3 × 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं से एक बार देखो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन। सर कुछ तो यहाँ पे 0 से लेकर 4, अच्छा 0 से शुरू कर दे, क्यों भैया 1 से है ना ये, तो इसको 1 से बनाना चाहिए पर हमने 0 से ही कर दिया, खैर उसकी कोई खास दिक्कत नहीं है। तो 1 से लेकर 4 तक थे 3। ठीक है, अब आपके नंबर ऑफ सरनेम्स थे 6, तो आपको वो देख के चलना है। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट करोगे, सर 2 है तो आपको 2 ही मेंटेन करना है, तो वहां तो आप कुछ कैलकुलेशन करोगे नहीं पर फिर भी लिख दोगे कि दिस इज 30 डिवाइड बाय 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आप लिखोगे कि देखिए 44 डिवाइड बाय 2 × 2 इज इक्वल्स टू 44। नेक्स्ट वाले में देखो 16 है और 4 का है यहाँ पे, तो 16 डिवाइड बाय 4 × 2, तो दिस इज 8। लास्ट वाले में 4 डिवाइड बाय 8 × 2, तो 4 डिवाइड बाय 8 इज ऑलरेडी कितना सर, ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एडजस्टेड वाले बार के लेंथ के साथ बनाएंगे। ठीक है, 0 से लेकर 5 10 15 20, क्योंकि हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 30 और कहाँ तक गई है, 44 तक गई है,
तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हम 45 तक गए और बाकी सबको हमने इस तरीके से कंप्लीट किया। जैसे 0 से लेकर 4 तक गए, वैसे 1 से लेकर 4 तक लिखा है, पर आप 0 से भी कर लोगे तो भी उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी कोई खास दिक्कत वाली बात वहां पे है नहीं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। तो एडजस्ट करने के बाद आप हमेशा अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो आपका पहला कार्य यही रहता है कि आपके दिए गए डेटा सेट को इवैल्यूएट करो कि क्या सबकी विड्थ बराबर है या फिर नहीं। अगर बराबर है तो बना दो, नहीं है बराबर तो पहले लेंथ ऑफ बार निकाल लो जो कि एडजस्टेड है, और उसके बाद फिर अपना यहाँ पे सारा काम करो। अब ये था हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल में क्या लिखा है? राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। मैक्सिमम मतलब क्या आपको ढूंढना है? हाईएस्ट वाला ढूंढना है। तो सर ये रहा विच इज 6 to 8, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 to 8 लेटर्स, है ना? सवाल काय पे था? हाँ सर, नंबर ऑफ लेटर्स पे था, तो 6 to 8 लेटर्स वाले मैक्सिमम है। ठीक है, और कोई सवाल है कि इसके बाद? नहीं। अब आ जाओ समरी पे, तो फटाफट हम इसको खत्म करते हैं। यहाँ पे देखो, हाउ डेटा कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये हमने पढ़ा। बार ग्राफ कब बनेगा? जब आपके इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन हो, मतलब इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन सेट। ठीक है, ये भैया कब बनेंगे हिस्टोग्राम? जब आपके पास कंटिन्यूअस डेटा हो। ठीक है, जिसमें आपकी विड्थ कंसिस्टेंट हो चाहे ना हो चलेगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनते जब आपके पास कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड कंसिस्टेंट, इन सेंस की विड्थ वगैरह सब बराबर है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं करने को। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट लार्ज डेटा सेट, जिसमें बड़े बड़े डब्बे बनाना डजंट लुक, लार्ज डेटा सेट और कंपेरेबल डेटा सेट, जैसे 2 क्लास, 2 सेक्शन, ठीक है, 2 कंट्रीज, तो कंपेरेबल डेटा सेट होगा तब भी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हो। 2 स्कूल्स, ताकि आप वो लाइंस के सारे कंपेयर कर सको, क्योंकि बक्से तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो जो लाइंस है वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। इसी के साथ हम आ गए हमारे चैप्टर के एंड पे। तो भैया आपका जो ये प्लेटफॉर्म है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, इट इज़ मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि हमारे जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। हम जिस तरीके से आप तक नॉलेज पहुँचाते हैं, शायद ही पूरे इंडिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो कि इस पूरे मॉडल पे काम करता हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कृपया करके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपको काफ़ी अच्छी हेल्प वहाँ से हो जाएगी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको दिए गए हैं, इनकेस डेफिनेट सक्सेस को आपको कॉन्टैक्ट करना हो। इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि छोटे छोटे इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हमें रोज़ कुछ नया आपके लिए करने के लिए। चलिए यहाँ पे हम करते हैं हमारे 12th चैप्टर को भी समाप्त, और हमारे 9th का सिलेबस भी होता है कंप्लीट। आप रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।